स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। शुभंकर अपने परिवार के साथ बनारस घूमने के लिए आए थे। बात है तकरीबन 2004 की। अब बनारस में यूँ तो ये बंगाल के रहने वाले हैं, कोलकाता के रहने वाले हैं, लेकिन इनका कभी बनारस में आना हुआ नहीं। अब जैसे तैसे करके बाबा जी ने बुला लिया। अब बाबा जी का बुलावा आया तो ये अपने परिवार के साथ चले गए बनारस। लेकिन आज इनको कुछ सवालों के जवाब मिलने वाले थे। शायद यही कारण था कि जिसकी वजह से बाबा जी ने इन्हें बुलाया था बनारस। क्योंकि जो ही लोग खास तौर पर जिनका उद्देश्य दर्शन करना ही होता है बाबा जी के, तो वो तो बस इसी काम के लिए जाते हैं। लगे कुछ आसपास के जो स्मारक होते हैं उनको भी घूम लेते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि खास तौर पे शुभंकर, इनका आना शायद सिर्फ दर्शन ही नहीं थे। जो सवाल पिछले 14 बरस से इनके दिलो दिमाग पर हावी था, आज उसका जवाब मिलना था। बाबा के दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर इनकी जाने की तैयारी होती है अगले दिन। अब रात के समय में ये प्रोग्राम बनाते हैं कि हम घाट वगैरह जो है वो सब घूमेंगे और उसके बाद फिर हम वापसी का होटल वापस आएंगे और फिर अगले दिन वापसी। लेकिन अब जब घाट पे जाते हैं तो फिर जैसे मैंने कहा कि कुछ खौफनाक सवाल उनके मन में थे और उनके ऐसे जवाब मिलेंगे ये कभी उन्होंने सोचा नहीं था। मैं बहुत से किस्से सुना चुका हूं जिसमें भूत प्रेत, नेचुरली बात है, हॉरर शो है, हॉरर चैनल है, तो यही बातें होंगी। जिसमें काला जादू भी एक हिस्सा रहता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हॉरिफिक इंसिडेंट से जुड़ा होता है। क्योंकि उसमें कोई अगर ऐसी एंटिटी छोड़ते हैं जिसका जो कह सकते हैं कि पैरानॉर्मल होती है, जिसका कोई इंसानी नस्ल से कोई रिश्ता नहीं होता, तो वो भी हॉरर कम काला जादू हो जाती है। लेकिन आज का किस्सा जो है, सच मानिए मैंने भी अपनी जिंदगी में पहली बार सुना है और शायद आपने भी इस तरीके का किस्सा पहली बार सुना होगा। जब ये किस्सा अपने अंत की ओर बढ़ेगा, किस्सा अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ेगा, तो आप भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि है काले जादू का इस्तेमाल इस पर्पस के लिए भी हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज का किस्सा। लेकिन आज मैं कुछ पहले ही आपसे एक विनती कर लूंगा कि भाई, मैंने बड़े चैनल देखे हैं यहाँ पर, तो आगे मुझसे कई लोग शिकायत करते हैं कि भाई मैंने अब तो वैसे बहुत कम कर दिया, बार बार कहते हो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कहानी पूरी बोलते नहीं हो, अपनी भीख मांगने लग पड़ते हो, काफ़ी बातें करते हो। अरे भाई, मैंने पिछले कुछ दिनों से कुछ बड़े यूट्यूबर्स के चैनल को भी सुने हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली भाई ने मुझे कहा था कि आप प्रूफ के साथ बात कीजिए, तो मैंने वो चैनल देखा। भाई वो चैनल क्राइम चैनल है भाई, हॉरर चैनल लिए तो क्राइम में तो प्रूफ के साथ ही बात होगी, हॉरर में क्या प्रूफ दिखाएंगे। खैर वो अलग मैटर है। इसी तरीके से फिर मैं करने लग पड़ा स्क्रॉल, अच्छे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा, तो भाई वो तो वीडियो शुरू होने से पहले ही, मतलब कि कहानी शुरू होने से पहले ही लाइक शेयर कर लेते हैं। तो फिर भाई मेरा तो छोटा सा चैनल है जो ग्रो कर रहा है, तो मैं क्यों ना वीडियो शुरू होते ही बोलूँ। तो जो भी रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो मेरी वीडियो देखते जरूर हैं लेकिन उन्होंने कभी सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से एक बार चेक कीजिए कि कहीं जो सब्सक्राइब का बटन है वो भी लाल है। अगर है तो फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से आज इसको सब्सक्राइब कर दिया। और इस वीडियो की परफॉर्मेंस यानी कि सब्सक्राइबर काउंट बता देगा कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ देखते हैं। तो एक बार जल्दी से देखिए। कर लिया चेक? सब्सक्राइब में उम्मीद है कर लिया होगा आपने। इसी के साथ ही जैसा मैंने अपने कम्युनिटी में, यानी कि जो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसमें मैंने कहा था कि बड़े व्यूअर्स जो हैं मुझसे दिल से प्यार करते हैं, कहते हैं कि भाई आपका चैनल ग्रो होना चाहिए और ग्रो होना चाहिए, हम दुआ करते हैं। तो यूट्यूब ने एक और मौका दे दिया आपको। अब सिर्फ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर से बात नहीं बनेगी। एक नया जो यूट्यूब ने शुरू किया है इनिशिएटिव कि हाइप। आप मेरी वीडियो को हाइप भी दे सकते हैं। जैसे जैसे आप वीडियो को हाइप देंगे वैसे वैसे ही जो ये वीडियो प्रमोट होगी और ऐसे ही चैनल भी प्रमोट होगा। तो कुछ नहीं आपने ज़्यादा करना, जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके कमेंट बॉक्स आपको नजर आ रहा है, उसको राइट स्वाइप करेंगे तो हाइप का बटन होगा, जल्दी से उसको हाइप कर दीजिए। और इस वीडियो में मुझे हाइप पूरी नजर आनी चाहिए अपने व्यूअर्स से, जो मुझे वेल विशेस, जो मेरे वेल विशेस हैं इनसे। तो अब शुरू करते हैं इस किस्से का अगला पड़ाव।
जैसा मैंने कहा कि शुभंकर को काफी सवालों के जवाब मिलने वाले थे, लेकिन उसके लिए कुछ होना भी चाहिए, कुछ ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए, कुछ जरिया भी होना चाहिए, और वो उसको मिल गया। अब रात के समय में शुभंकर एक घाट घूम रहा था। वो महसूस करता है कि कुछ ही दूरी पर एक बैठा साधु के रूप में एक आदमी उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा। शुभंकर उसको देखता है, फिर वो चेहरा अपना दूसरी तरफ कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो चेहरा अपना दूसरी तरफ करता है, वैसे ही उसको उस चेहरे में कुछ याद आता है। वो पहले चोर आंखों से उस चेहरे को देखने की कोशिश करता है कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन फिर वो उस चेहरे को गौर से देखना शुरू कर देता है, क्योंकि वो साधु भी इनकी तरफ गौर से देखे जा रहे थे, उन्हें मुस्कुरा रहे थे। अब शुभंकर उनकी तरफ गौर से देखता है, और जैसे ही ध्यान जमता है तो फ्लैशबैक पिछले 14 वर्षों का शुभंकर को याद आ जाता है कि ये कौन है। वो जल्दी से भागा भागा, बिना परवाह किए अपने बीवी की, अपने बच्चों की, ऐसे भागते हैं जैसे जल के लिए मछली। वो भागते भागते साधु के पास पहुंचते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। अब उनकी पत्नी, बच्चा हैरान थे कि भाई ये कोई पहले साधु कभी मिले होंगे, शायद ये तो बनारस में तो ये पहली दफा आ रहे हैं, शायद कोलकाता में या कहीं और मिले होंगे। अब वो उनके चरणों में गिरकर रो रहे थे। साधु उनको ऊपर उठाते हैं और कहते हैं, शुभंकर सब ठीक है ना, पीता तो नहीं है ना? शुभंकर हंस के कहता है आंसू साफ करते हुए, नहीं बाबा जी, उस दिन बस वो ही था, बस आपने कर दिया अपना कमाल, लेकिन आप यहाँ। तो वो साधु हंस के कहते हैं, अरे किसी साधु के लिए बनारस से बढ़िया कोई जगह हो सकती है क्या? भोले बाबा के डायरेक्ट चरणों में बैठे हैं। अब ये बात सुनकर शुभंकर हंसने पड़ते हैं। तब तक उनकी पत्नी, उनके बच्चे भी आ जाते हैं। तो शुभंकर अपनी पत्नी को भी इंट्रोड्यूस कराता है कि ये वही बाबा है, ये वही बाबा है दीप्ति, मैंने आज जिनके बारे में बात की थी ना। तो जैसे दीप्ति को याद आता है, वो भी हाथ जोड़ लेती है, उनका बच्चा भी हाथ जोड़ लेता है। कुछ देर बैठते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। उसके बाद जो साधु होते हैं वो कहते हैं कि बस बेटा फिर चलते हैं, बाबा की इच्छा हुई तो फिर कभी मिलेंगे, जैसे आज मिल लिया। शुभंकर कहता है कि बाबा 14 बरस बाद मिले हैं, अब लगता है फिर इतने ही बरस होंगे। फिर वो कहते हैं कि ये तो भोले बाबा की मौज है बेटा, जब उनकी इच्छा करे मिला देंगे। अब जैसे ही वो साधु उठने लगते हैं तो शुभंकर उन्हें कहता है कि बाबा अगली बार मिले, कब मिले पता नहीं, कृपया उस राज को खोल दीजिए। मेरा मन हमेशा बस एक ही बात सोचता रहता है कि आखिर कौन था, कृपया बता दीजिए। अब वो साधु इनकी तरफ देख के मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आज मैं बता दूंगा, और उसका कारण भी तुम्हें पता लग जाएगा कि मैंने 14 वर्ष पहले क्यों नहीं बताया और अब मैं क्यों बता रहा हूं। वो कान पास करने को कहते हैं शुभंकर को, और कुछ देर तक वो उसके कान के पास कुछ बोलते हैं बिल्कुल धीरे से, और जैसे जैसे वो बोलते जा रहे थे वैसे वैसे शुभंकर की आंखों से अश्रुधारा बहती जा रही थी। वो जैसे खुद अपने आंसुओं को काबू कर ही नहीं पा रहा था। जैसे ही साधु की बात पूरी होती है, वो पीठ थपथपाते हैं शुभंकर की और कहते हैं कि जो होता है बेटा अच्छे के लिए होता है, शायद मुझे भी भोले बाबा की आज्ञा थी कि आज राज खोल दे, और जो कारण तुम्हें मैंने खास तौर पर बताया है वो तो है ही। तो अब मन हल्का कर, बोझ नहीं रखना मन पे, जो किया गया अच्छे के लिए किया गया, तू यही मान ले। अब ये बातें सारी पीछे छोड़ दे। अगर तेरे प्रकृति में ये रुकावट थी तो ये अब रुकावट नहीं रहनी चाहिए। और हाँ, इसके बाद अगर मन में कोई दिला शिकवा होगा तो क्षमा कर गुना, बस ये कहते हैं। और उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं और देखते ही देखते अंतर ध्यान हो जाते हैं, उस भीड़ में वो कहीं खो जाते हैं। अब शुभंकर की पत्नी पूछती है कि आखिर उन्होंने ऐसी क्या बात कही कि जिसके बाद आपकी अश्रुधारा रुक ही नहीं रही। तो शुभंकर अपनी पत्नी दीप्ति की तरफ देख के हंस के कहते हैं कि पता नहीं ये क्या है सब कुछ, ये दुनिया क्या है। आज सच में ये बात सुनने के बाद मेरे मन में वैराग्य जाग
भाई अब अगर आपको कुछ यहाँ तक आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी। एपिसोड रिकॉर्ड करने के चक्कर में भूल ही गया कि माइक भी लगाना था, तो अब माइक लगा है। पहले तक अगर आपने झेल ली इस वॉइस क्वालिटी को तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जो वॉइस क्वालिटी है आपको बिल्कुल ठीक मिलेगी। खैर, अब क्या था किस्सा, क्या था वो राज जो पिछले 14 वर्ष से शुभंकर जिसको ढूंढ रहे थे और उसका आज उनको जवाब मिला। और क्या सारा माजरा था। बात है 1990 की। शुभंकर, उसके पिता और उसका भाई सौरभ, ये तीनों सब्जी का इनका कारोबार, अच्छा खासा कारोबार। अब जब ये अपने घर में, जिस घर में मेन घर में रह रहे थे, तो अपने परिवार के हिसाब से तो वह घर ठीक था। यानी कि शुभंकर के माता पिता, उसके बड़े भाई सौरभ और शुभंकर। अब जैसे जैसे बड़े होते गए तो पहले बड़े भाई की जब शादी हुई सौरभ की, फिर उनका परिवार हुआ, तो वो बड़ा घर भी अब छोटा हो गया, क्योंकि उसके बाद अब शुभंकर की शादी भी होनी थी, उनका परिवार भी होना था। हालांकि जो उस घर की कीमत थी वो काफी ज्यादा थी, लेकिन इनके लिए अब ये छोटा पड़ रहा था। तो फिर शुभंकर के भाई कहते हैं कि अब एक घर में गुजारा है नहीं, तो क्यों ना ऐसा करें कि मैं नया घर बना लूं और शुभंकर इसी घर में रहेगा, या शुभंकर नया घर बना ले और मैं इसी घर में रहता हूँ। तो ये बात चली। इसकी बात के लिए शुभंकर की माँ भी राजी होगी और शुभंकर के भाई तो पहले ही राजी थे, शुभंकर भी खुद राजी हो गए। पिता थोड़ा बहुत उनका कर रहे थे कि अरे नहीं यार, ऐसे इकट्ठे घर में रहते हैं, नई जगह भी घर बनाते हैं तो बड़ा बनाते हैं। लेकिन सिर्फ पिताजी को छोड़कर उन तीनों की इस चीज़ में रजामंदी थी कि गाहे बगाहे कई बार कुछ समस्याएं आ जाती हैं, तो जो सब कुछ पहले से ही ठीक ठाक हो जाए तो वही बढ़िया होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये तीनों की क्या मंशा थी। वहीं दूसरी ओर उनके पिता, वो ये चाहते थे कि सारा परिवार एक साथ रहे, लेकिन अब वोटिंग जो है वो एक तरफ हो चुकी थी, तो उनको फैसला करना पड़ना था। आखिर में ये फैसला हुआ कि घर तो अब हो चुका है पुराना, नए तरीके का घर बनाएंगे, तो ऐसा करते हैं इस घर को अच्छे दामों पर बेच देते हैं, जिसके अच्छे दाम काफ़ी मिल भी रहे थे। और जो शुभंकर के भाई हैं सौरभ, उन्होंने प्लॉट वगैरह ले लिया और उन्होंने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। वही शुभंकर कहते हैं कि मैं इस मामलों में थोड़ा बहुत आलसी हूँ, तो जमीन देखी, ठीका ले लेंगे, फिर भी मतलब टाइम लग गया और इस चक्कर में तकरीबन 1.5 साल बीत गए। तो इन 1.5 सालों में क्या हुआ कि भाई शादी वगैरह भी होगी शुभंकर की, तकरीबन 2-3 महीने पहले, जब इनका घर, इन्होंने बना बनाया घर लेने की सोची, लेकिन फिर उसके बाद ही हुआ कि हम घर बनाएंगे। तो शादी से पहले प्लॉट वगैरह फाइनल हो गया था, घर बनना भी शुरू हो चुका था और शादी के 2-3 महीने बाद घर बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका था। और जो शुभंकर के माता पिता थे वो अब ज़्यादा सौरभ के साथ रह रहे थे। ऐसा नहीं था कि कोई मनमुटाव था शुभंकर के साथ, बल्कि उनके भाई के जो बच्चे थे, एक दादी दादा को होता तो है ना चाव, उस वजह से। खैर, अब शुभंकर का घर बन जाता है, इस घर को बेच दिया गया था, शिफ्टिंग होनी शुरू हो जाती है। काफी अच्छा घर बना था। अब उसके बाद होता है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश में सभी अपने जो खास खास रिश्तेदार हैं उनको बुलाते हैं, और खास खास करते काफी ज्यादा रिश्तेदार आ भी गए थे। अब जो इनका आंगन था, लॉन था, वो कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, यानी कि गेस्ट के हिसाब से छोटा पड़ चुका था। तो जो इन्होंने सीढ़ी बनवाई हुई थी, तो क्या हुआ था कि जो गेस्ट थे वो धीरे धीरे करके, जब हवन चल रहा था, तो सीढ़ी पर बैठना शुरू हो गए। लेकिन अचानक से क्या होता है, अभी कुछ ही समय पहले बना नया नवेला घर के एक एक चीज अच्छे मटेरियल से बनी, उसके बावजूद अचानक से सीढ़ी टूट के गिर जाती है। गनीमत रही कि रिश्तेदारों को बहुत ज्यादा चोट नहीं आई, क्योंकि जितने वो सीढ़ियों के स्टेप्स थे, मतलब कुछ स्टेप तक बैठे हुए थे, बहुत ऊंचाई पर नहीं बैठे थे, जिसकी वजह से बचाव हो गया। लेकिन इस घटना ने पूरे परिवार को अंदर तक हिला के रख दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तो कुछ ही समय पहले कंस्ट्रक्शन हुई है मकान की, मटेरियल नहीं हो ही नहीं सकता, मटेरियल कैसे खराब हो सकता है, हमने A1 मटेरियल का यूज किया है। अच्छा, फिर मतलब मिस्त्री की गलती है? नहीं, वो भी नहीं, वो भी जांचा परखा है, अच्छा मिस्त्री है। हमारे जो सौरभ भैया हैं, उनका घर भी तो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, आज तक तो एक कोना तक नहीं टूटा। तो फिर खैर, अब
पंडित जी कहते हैं कोई बात नहीं, परमात्मा की इच्छा जैसी सब कुछ ठीक हो गया। जितनी छोटी मोटी चोटें लगी हॉस्पिटल में लेकर उनको ठीक करा दिया गया और जो घर का गृह प्रवेश पूरा हुआ, लेकिन थोड़ा सा मन खराब तो होना लाजमी था। अब ये गृह प्रवेश जब हो जाता है उसके बाद फिर फिलहाल के लिए शुभांकर और उनकी पत्नी ही रहना शुरू करते हैं। उनके माता पिता फिर सौरभ के पास चले जाते हैं, लेकिन कुछ दिन ही शांति के थे। अभी ये इस घटना को भूले ही नहीं थे कि इनके घर में जब गृह प्रवेश हुआ था तो क्या हुआ, आज इन पर नई विपदा आने वाली थी। रात का समय था। शुभंकर दुकान से अपनी थके हारे आए थे और आकर खाना खाने के बाद कुछ समय वो टीवी देख रहे थे। अचानक घर के बाहर, यानी कि जो लॉन का एरिया होता है, वहां पर बहुत ऊंची आवाज आती है। इतनी ऊंची आवाज जैसे किसी ने बहुत जोर से कोई चीज पटकी है नीचे। ये तो दोनों हिल जाते हैं। अब ये जल्दी से बाहर की तरफ जाते हैं और सारा लॉन देखते हैं। वो लॉन फर्श जो था वो पक्का नहीं था, वो मिट्टी जैसे घास वगैरह हुई थी। जिस हिसाब से कुछ चीज को पटका गया था, निश्चित तौर पर कोई खड्डा बनना या कोई बड़ा निशान नजर आना लाजमी था, लेकिन वहां पर तो ऐसे जैसे किसी ने कोई पांव ही न रखा हो। वो धमक इतनी तेज थी कि घर हिल कर रह गया था। उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि कोई नामो निशान ही नहीं था। शुभंकर और उनकी पत्नी दीप्ति दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और जैसे कि दोनों ही इस चीज को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज थे कि भाई ये ना मेरी समझ में आ रहा है ना आपकी समझ में आ रहा है, आखिर ये चीज हुई कैसे, ये है क्या। खैर ये सोचते हैं कि हो सकता है कहीं आसपास हो, लेकिन इतनी पास से अगर जो आवाज आई तो हमारे घर से आई है। अभी ये सोच रहे थे कि शायद कुछ ऐसा नहीं होगा। ये घर के अंदर दोबारा जाते हैं और अब सेम वही आवाज छत से आती है, पूरी धमक। एक बार से ये फिर हिल जाते हैं। ये भागे भागे ऊपर की ओर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि कुछ नहीं था। छत पर भी एक छोटा सा निशान तक नहीं था। ये पहला वाक्य था कि जहां इन्हें इस तरीके का कुछ महसूस हुआ। खैर जैसे तैसे रात निकलती है। अगले दिन शुभंकर जब दुकान पे जाते हैं, अपने पिताजी से, अपने भाई से बात करते हैं और उनके भाई इसके कहते हैं अरे यार तेरा वहम होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, वहम वाली बात क्या है, एक बार वहम समझ में आता है, बार बार थोड़ा होता है। अरे भाई कुछ ही दिन पहले हमारा गृह प्रवेश हुआ है और ये घटना होगी तब सीढ़ियों बोली, अब ये कुछ हो रहा है, मुझे तो लगता है कोई समस्या है। इनके भाई बिल्कुल भी बात को सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन इनके पिता इस बात को पूरा सीरियसली ले रहे थे और कह रहे थे कि हमने घर तो चेक कराया था, जमीन चेक कराई थी, पंडित जी से बिल्कुल ठीक थी, क्या कुछ और समस्या है, मुझे तो लग रहा है। अब ये बात सुनते हैं जब सौरभ यानी कि शुभंकर के बड़े भाई, तो वो झला के कहते हैं अरे बाबा आप भी इनके साथ ही लग पड़े हो, कैसी बातें कर रहे हो, क्या समस्या हो सकती है। मैं कह रहा हूं ना कि कुछ ऐसा नहीं है, ऐसे ही बस लगे हुए हैं इन बातों को लेकर। शुभंकर को अपने भाई का जो बर्ताव था वो काफी अजीब लगता है, जैसे मानो वो किसी बात को छुपा रहे हैं, कुछ रिवील होने से बचना चाह रहे हैं। खैर ये सोचते हैं कि ठीक है, अब मैं क्या कह सकता हूं ज्यादा। 2-4 दिन बीतते हैं। रात का समय था, ये सो रहे थे, लेकिन अब इनकी अचानक से जाग खुलती है। अपने जो मेन डोर है, मतलब एक मेन होता है डोर, उसके अंदर लॉन होता है और फिर उसके बाद दरवाजा होता है जिसको लॉक किया होता है, वहां से जैसे कोई पायलों की आवाज छन 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 करके आ रही है और कोई हंस रहा है। ये उठ के देखते हैं कि इनकी पत्नी बड़े आराम से सो रही थी। हालांकि पायल वो भी बांधती थी, लेकिन बड़े आराम से सो रही थी। इनको लगता है कि शायद हिली होंगी उसकी वजह से, या सपना देखा होगा उसकी वजह से हंस रही होंगी। लेकिन कुछ समय बीतता है, उसके बाद फिर से वही आवाज आती है। तो ये फिर से एक बार उठ के देखते हैं, लेकिन इनकी पत्नी तो बड़े आराम से सो रही थी। अब ये सो नहीं रहे थे, यूं मानो कि सोने की एक्टिंग कर रहे थे। फिर से वो आवाज आती है। इस समय अपनी पत्नी को बड़े गौर से देख रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी में 1% की मूवमेंट भी नहीं हुई उसके बावजूद, और आवाज भी इनके कमरे से नहीं बल्कि बाहर से आ रही थी। जैसे ही ये सुनते हैं, इनका तो कलेजा मुंह में आ जाता है कि ये कौन बाहर हमारे घर में। ये अपनी पत्नी को उठाते हैं
इनकी पत्नी पूछती है तो ये सारी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ऐसी कोई आवाज़ आई नहीं, अभी ये बातें कर ही रहे थे कि किसी की शैतानी हंसी की आवाज़ आती है इनके घर के बाहर से, किसी औरत की। अब इनकी पत्नी भी ये आवाज़ बड़े गौर से सुन चुके थे। वो तो कस के इनको गले लगा लेती है डर के मारे। अब ये दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर की तरफ झांकते हैं, लेकिन वहां पर नजर कोई नहीं आ रहा था। हंसने की आवाज़ आ रही थी और वो आवाज़ धीरे धीरे शैतानी होती है और एक ऊंची अट्ठास होती है, चले जाओ यहां से। तो फिर हंसने की आवाज़ आती है। ये डर के मारे फोन उठाते हैं। लैंडलाइन 1990 के आसपास की बात है, लैंडलाइन फोन ही होता था। फोन की लाइन कटी हुई थी, मतलब कि बिल्कुल जैसे एंगेज होता है ना, वो आवाज़ आ रही थी। ये जल्दी से वो दरवाज़ा खोलते हैं। अपने आसपास ये आज किसी की प्रेजेंस को महसूस कर रहे थे, फिजिकली नहीं, ऐसे कि जैसे आसपास भारीपन है, कोई है, क्योंकि इनके आसपास किसी की सांस लेने की आवाज़ आ रही थी दोनों की। ये जल्दी से अपने स्कूटर चलाते हैं और पहुंच जाते हैं अपने भाई के घर। वहां भी ये जाकर सारी बात बताते हैं अपने घर वालों को। फिर से इनके भाई इस बात पर इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई यार, तू क्या बात कर रहा है। फिर से शुरू हो गया। लेकिन इनके पिता कहते हैं, अरे मुझे ये समझ नहीं आ रही सौरभ कि तू विश्वास क्यों नहीं कर रहा। अरे भाई, वो पागल हैं क्या, वो बच्चे हैं क्या जिनके साथ इनको इतना कुछ हो रहा है, तो उसके बाद भी तू नहीं मान रहा। इनकी माँ भी इस बात में सहमत थी, लेकिन सौरभ और उनकी पत्नी न जाने क्यों ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे। शुभंकर शक की निगाहों से अपने भाई की तरफ देखता है। इनके भाई शुभंकर की तरफ देखते हैं। वो कहते हैं, अरे मेरी बात सुन, कल मैं जाऊंगा उस घर में, मैं देखता हूं क्या हो रहा वहां पे। पता नहीं क्या बात है तुम्हें, अकेले रहा नहीं जाता क्या, बच्चे हो क्या। जैसे ही शुभंकर से उनके भाई ये बात करते हैं तो शुभंकर भी गुस्से में कह देते हैं, हाँ भाई आप भी देख लेना, आपको भी बहुत ज्यादा लग रहा है ना कि ऐसा कुछ है नहीं, जब हम में से कोई मरेगा तब आपको लगेगा। अब जब ये बात करते हैं शुभंकर तो उनके पिता उनको टोकते हैं कि क्या बात कर रहे हो तुम, लड़ क्यों रहे हो, कोई नहीं वहां पे जाएगा। मैं तो कहता हूं कि यहीं पे रुको, कहीं दूर दूर जाने की जरूरत नहीं है। उस घर में मुझे लग रहा है कुछ समस्या है, हम उस घर को ही बेच देंगे। लेकिन सौरभ कहते हैं, बाबा बात वो नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, ये शुभंकर का ही घर है। लेकिन जो घर में समस्या है हमें कम से कम पता तो होना चाहिए ना। आपको नहीं पता कितना पैसा खर्च किया हमने उस पे, ऐसे ही कोई अगर शरारत कर रहा हो अगर हम उस वजह से घर भेज दें, ऐसा नहीं होगा। कल उस घर में मैं रुकूंगा, मैं भी देखूंगा कि कौन है आखिर जो मेरे भाई को तंग कर रहा है। अब रात निकलती है, अगले दिन ये अपनी दुकान पर जाते हैं। दोनों भाइयों में ज्यादा बात होती नहीं। इस बात को पिताजी भी भांप रहे थे और शायद वो सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं शक हो रहा है शुभंकर को सौरभ पर कि शायद कुछ सौरभ ने ही गड़बड़ तो नहीं की। लेकिन आज रात उस बात का खुलासा होने वाला था। लाख मना करने के बावजूद सौरभ जा पहुंचता है घर। रात के कुछ 2 बजे थे। सौरभ का घर, उसका गेट खटकता है बहुत तेज। सौरभ के घर की बात कर रहा हूं, ना कि शुभंकर के घर की। जैसे ही शुभंकर भागा भागा गेट की तरफ जाता है, गेट खोलता है तो पाता है कि उसके बड़े भाई सौरभ बहुत हड़बड़ाहट में है, मानो जैसे मौत पीछे लगी हो। वो जल्दी से कोई बिना बात किए अंदर की तरफ भागते हैं और कहते हैं, गेट बंद करते हैं जल्दी से। शुभंकर गेट बंद करते हैं और जब लॉबी में आके बैठते हैं तब तक सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है। तो पूछते हैं कि भैया क्या बात हुई। तो फिर भैया कहते हैं, तू सच कह रहा था भाई, तुझे वहां पर जाने की जरूरत नहीं, तुम दोनों यहीं पे रहोगे। अब यह घर भी बड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहीं पे रहोगे तुम। तो शुभंकर कहते हैं कि अब क्या हुआ भैया, सब आपका वहम निकल गया, आपको तो ये लग रहा था कि मैं जानबूझ के कर रहा हूं। सौरभ की आंखों में आंसू थे। वो कहते हैं, जो मैंने देखा है भाई, उसके बाद तो मैं वहां पर तुम्हें रहने नहीं दूंगा। पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो कहते हैं, मैंने साक्षात चुड़ैल को देखा। वो मुझे देखकर मेरी तरफ देख के हंस रही थी और इशारा कर रही थी बाहर की तरफ, चले जाओ नहीं तो गला काट दूंगी। मैंने आओ देखा ना ताव देखा, जल्दी से घर से बाहर भागा। पता नहीं, हमने तो सारे जमीन को भी चेक कराया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ।
खैर, इनके पिता बीच में कहते हैं कि चलो जो हुआ सो हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमारा ही घर है, हम उस घर को बेच देंगे, इसी घर के ऊपर हम फ्लोर डालेंगे और उसके बाद तुम ये रहो। ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग एक घर में नहीं रहते? अरे ऊपर नीचे बनाएंगे फ्लोर, रसोई अलग अलग होगी, तुम्हें जो शंका है वो भी नहीं होगी। खैर, ये बातों पर रजामंदी होती है और उसके बाद इस घर को बेच दिया जाता है, जो शुभंकर का घर था, और सौरभ के घर में आगे एक और फ्लोर डालकर रहते हैं। तब से लेकर यानी कि 1990 से लेकर 2004, जब आज शुभंकर बनारस में था, वो इसी घर में रह रहे हैं। कोई भी किसी भी तरीके का कुछ भी उनका लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बड़े प्रेम से रह रहे हैं। बिजनेस भी एक है, रसोई अलग अलग है, लेकिन ऐसा कोई है नहीं। तो फिर क्या हुआ? आपको क्या लगा कौन है कल्प्रिट? क्या सौरभ था? लेकिन सौरभ कल्प्रिट होता तो वो क्यों चाहता है कि उसका भाई उसके घर में रहे, उसकी प्रॉपर्टी में रहे? वो तो इतना डरा हुआ था कि उसने खुद ही कह दिया कि भाई तू नहीं जाएगा। अब हम आते हैं उस बात पे जो बाबा ने कान में कही। किसके? शुभंकर के। लेकिन इंतजार कीजिए, इससे पहले कि पता लगे कि आखिर वो शख्स कौन था, शुभंकर की इन बाबा से कैसे मुलाकात हुई, कैसे वो आज इन बाबा को देखकर इतना ज्यादा इमोशनल हो गया कि उनके चरणों में गिर पड़ा। जब शुभंकर को उस घर से जाना पड़ा तो शुभंकर काफी ज्यादा डिप्रेस हो गया। पहले तो कभी शराब वगैरह नहीं पीता था, लेकिन उसके बाद वो काफी ज्यादा शराब पीने लग पड़ा। और ऐसे ही वो किसी एक दिन किसी जगह पर कोलकाता में बैठा हुआ था, रात का समय था, भीड़ भाड़ नहीं थी, तो एक बाबा उसके पास आते हैं और आगे हाथ करते हैं। शुभंकर सोचता है कि शायद कोई फकीर वगैरह होगा, वो अपनी जेब में से कुछ पैसे निकालता है और उनके हाथ में रखने की कोशिश करता है, लेकिन वैसे ही बाबा हाथ पीछे कर लेते हैं। तो शुभंकर उनकी तरफ हैरानी से देखकर कहता है कि क्या हुआ, क्या चाहिए? तो वो बाबा कहते हैं कि जो तुम्हारे बैग में बोतल पड़ी है शराब की, वो दे दो मुझे बस। शुभंकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि बाबा ने आखिर ये कैसे भांप लिया। हो सकता है तुक्का लगाया हो, लेकिन वो शराब की बोतल निकाल के कहता है ले जाओ। वो बड़ा परेशान था, वो कहता था भाई ले जाओ, मैं और खरीद लूंगा। अब वो बोतल को बाबा पकड़ते हैं, उसको शुभंकर के सामने ऐसे करते हैं और सारी शराब घेर देते हैं। जैसे ही शुभंकर ये देखता है तो वो तो झल्ला जाता है। अरे क्या कर दिया, पागल हो क्या? नहीं पीनी थी तो मुझे दे देते, सारी दारू वेस्ट कर दी। तो वो बाबा कहते हैं कि तुमने तो मुझे दे दी, अब मैं इसको पीऊं, घेरूं या बेच दूं, मेरी मर्जी। शुभंकर गुस्से में कहता है कि पागल हो क्या? तो कहते हैं कि पागल ही समझ लो, लेकिन जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो ज्यादा ना बढ़ाओ, आराम से अपने भाई के घर रहो, कुछ नहीं समस्या आएगी, तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं होगी। तुम ये सोच रहे हो कि भाइयों भाइयों में तकरार होगी, कुछ नहीं होगा, बड़े आराम से तुम्हारा जीवन गुजरेगा। शुभंकर हैरान हो जाता है कि इनको कैसे पता कि मैं अभी अपने भाई के घर आया हूं। वो इससे पहले कुछ बोल पाता तो वो कहता है घर में चुड़ैल दिखाई देती है ना बेटा, समस्याएं आई घर बनने के शुरू होते ही, सीढ़ी गिर गई जिस दिन था उद्घाटन, और उसके बाद एक चेतावनी कि चले जाओ यहां से। वो पायलों के छनकने की आवाज, सच है ना? यही हुआ था जो शुभंकर कुछ समय पहले बाबा के सामने अकड़ कर खड़ा था, कुछ ही सेकंडों में उनके चरणों में पड़ा हुआ था। बाबा कहते हैं कि अब क्या हुआ बेटा? तो शुभंकर कहता है कि गलती होगी बाबा, आपको सब कुछ कैसे पता? अगर पता है तो ये भी बताओ कि वो कौन है जिसने ये सब कुछ किया? तो वो बाबा कहते हैं कि वक्त आने पर मैं सब बता दूंगा। शुभंकर कहता है कि वो वक्त कब आएगा? तो बाबा कहते हैं जब भोले बाबा चाहेंगे। उस वक्त को आने में 14 बरस लगे। अब आते हैं उस बात पे जो शुभंकर को वो बाबा ने कान में कही। वो क्या थी? बाबा कहते हैं कि जिसने भी ये
किया था वो 2 बरस पहले जा चुका है इस दुनिया से, और उसने काला जादू अच्छे के लिए किया। आप भी सोच रहे होंगे कि ये पहला काला जादू होगा जो कुछ अच्छे के लिए किया होगा। शायद आपने ये भी गैस लगा लिया होगा कि किसने किया था। अगर नहीं तो ये काला जादू उस घर पर उसके पिता ने कराया था। किसके पिता ने? शुभंकर और सौरभ के पिता ने। और उनकी मंशा क्या थी? ये सब कुछ बाबा ने कहा था कि वो दोनों भाइयों को अलग नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गड़बड़ी पैदा की ताकि डर के वो उस घर में आ जाए और उस चीज में सफल भी हो गए। तब बाबा ने ये बात इसलिए नहीं बताई कि वो जिंदा थे। वो नहीं चाहते थे कि शुभंकर के मन में कोई गलतफहमी हो। अब वो जा चुके हैं, इसलिए शुभंकर की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उनकी पत्नी भी ये सुनकर अब बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। सोच ठीक थी, लेकिन तरीका शायद कुछ कैजुअल था। लेकिन पता नहीं उनको किसने ये सलाह दी। शायद कुछ और तरीके से भी कुछ हो सकता था। अगर कोई घटना घट जाती तो शायद इतनी बातें अपने बेटों के प्यार में उन्होंने नहीं सोची। आखिर में वो सफल भी हो गए। 12 साल वो तकरीबन जिए भी उस चीज के बाद। लेकिन शुभंकर के मन में तब तक बोझ था कि ये किसने किया। शायद उसका शक उसके भाई पर भी गया होगा, लेकिन भाई तो मान चुका था घर में रहने का और कोई लड़ाई भी नहीं हुई। जैसा बाबा ने कहा था कि कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। मुझे लगता है कि काले जादू का ये किस्सा शायद ही आपने ऐसा कभी सुना होगा। सुना है तो थोड़ा बहुत बताइए, थोड़े से विचार भी दीजिए कि क्या पिता ने ठीक किया या फिर ठीक किया लेकिन तरीका गलत था, या फिर ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। ये सब अपने विचार जो हैं वो आप व्यक्त कीजिए अपनी कमेंट बॉक्स में, और साथ के साथ ही लगे हाथ लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है शेयर करना मत भूलिएगा, और नए हैं चैनल पर तो फिर से चेक कर लीजिए। अगर वो लाल बटन दिखाई दे रहा है उसको क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हम अगले किस्से की ओर। अब ये जो एपिसोड है ये अब रिश्तों को लेकर चल ही रहा है, तो लगे हाथ एक किस्सा याद आया, और ये भी अपने आप में थोड़ा सा अलग है। जो राजेश कुमार हैं वो हरियाणा के हिसार में रहते हैं। अब पेशे से वो बेचारे मजदूर हैं, दिहाड़ी करके ही इनका जो घर चलता है। कुछ सेविंग वगैरह तो है नहीं इनके पास। अब माता पिता के इकलौते बेटे गरीबी में दिन काट रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, माता पिता चल बसे। अभी इनकी शादी हुई थी। शादी का कुछ साल बीत चुके हैं, लेकिन गरीबी तो थी ही। आमतौर पर, खास तौर पर कह सकते हैं कि भारत में या फिर सब कॉन्टिनेंट में लोगों को उम्मीद होती है कि बच्चा होगा, खास तौर पर बेटे की। हालांकि ये भी सही नहीं है बेटा बेटी में फर्क करना, लेकिन फिर भी होता ही है। वो भी शायद ये इनको उम्मीद जो है वो इनको फीकी पड़ती जा रही थी। शादी के कुछ वर्षों बाद भी इनका बच्चा नहीं हुआ। ऊपर से अब धीरे धीरे इनकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। अब एक वक्त ऐसा चल रहा था कि इनको जो दिहाड़ी थी वो भी रोज इनकी लग नहीं रही थी, और ऊपर से जो कहते हैं ना कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े, वो इनके साथ हुआ। काम जो पहले 30 दिन में, ये 25 दिन महीने में, यानी 25 दिन के आसपास इनका होता था, वो घटकर अब 12 से 15 दिन का रह चुका था। और पत्नी इनकी अचानक से बीमार पड़ गई। शुरू शुरू में इनको जैसे सर्दी जुकाम वगैरह लग रहा था, बॉडी पेन होना, ये सब चलता था, तो ये क्लिनिक वगैरह से दिखा लेते थे हल्की फुल्की जो भी समस्या होती थी। लेकिन अब काम की टेंशन इनको अलग से, ऊपर से धीरे 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 पत्नी की बीमारी बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक नौबत आ चुकी थी कि दवाई तो दूर, 3 वक्त की जो रोटी थी, तो जो खाना था, वो भी अब इनका जो है इनको नजर नहीं आ रहा था। अब ये तकरीबन ओवर टाइम भी करते हैं, यानी कि ठेके पे जैसे होते हैं ना, तो भाई अब कम दाम में इन्होंने अपने आप को एक तरह से कर दिया कि भाई मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस काम चाहिए। मैं 8 की जगह 12 घंटे 13 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि पेट तो भरना ही है ना, साथ के साथ ही अपनी पत्नी का इलाज भी तो कराना है। ये सब कुछ, ये सारी जो इनकी जिम्मेदारियां थी, इसके बोझ के तले ये दब रहे थे। लेकिन जो पत्नी की समस्या थी वो अब इतनी बढ़ चुकी थी कि शायद
इनको जब डॉक्टर को दिखाया तो उसने एक तरह से इनको जवाब दे दिया कि मुझे जो समस्या है वो कुछ ज़्यादा गंभीर नज़र आ रही है और मुझे लगता नहीं है कि ये ठीक हो पाएंगी यहाँ पे। तो उन्होंने एक हॉस्पिटल का रेफरेंस दिया जो शहर में था और उन्होंने कहा कि यहाँ पर सभी टेस्ट वगैरह होंगे और उसके बाद फिर जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद ही देखा जाएगा कि आखिर समस्या दरअसल है क्या। अब शहर जाना, उस शहर का जैसे आप मान लीजिए कि ये गांव में रहते थे और गांव से किसी छोटे शहर में अपनी दिहाड़ी के लिए जाते थे और वो जो शहर था वो काफ़ी बड़ा शहर था और उस शहर में जाने का आने का जो किराया वो अलग से, उसका बंदोबस्त बहुत मुश्किल से होना था। और जब हॉस्पिटल जाना था वहाँ पर जो टेस्ट वगैरह जो एस्टीमेट था वो तो इनकी शायद 2 महीने की कमाई से भी ज़्यादा था। अब विपदा बहुत ज़्यादा आन पड़ी थी। कुछ दिन तो इन्होंने यही सोचते निकाल दिए कि भाई अब टेस्ट कराएंगे तो तब ना जब पैसा होगा। रह देकर इनके पास कुछ सोना बचा हुआ था अपनी माता का, इनकी पत्नी का यानी, और बस इन्होंने सोचा कि अब टेस्ट तो कराना ही है, ज़िंदगी तो बचानी है। खाना 3 से 2 समय का खाया जा सकता है लेकिन दवाई नहीं चली तो पत्नी मर जाएगी। इतनी ये स्ट्रेस में इतना आ चुके थे और ये सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि अब हम शहर जाते हैं और शहर में जाके किसी सुनियार को वो सोना बेच देंगे, जो बचेगा उससे दवाई का खर्चा, टेस्ट वगैरह और कुछ महीनों की दवाई चलेगी, साथ के साथ खाने पीने का चलेगा। बहुत ज़्यादा ये दुखी थे, बहुत ज़्यादा उस रात ये रोते हैं जिसके अगले दिन इन्होंने टेस्ट कराने जाना था। इतने बुरे दिन भी परमात्मा किसी को ना दिखाया। शायद परमात्मा को याद करते करते रोते रोते ये सो जाते हैं। रात के समय में इनको कुछ आवाज़ आती है दरवाजे से, अपने घर के दरवाजे पे, जैसे कोई बंद दरवाजे को बार बार खटखटाया जा रहा है। अब ये देखते हैं कि इनकी पत्नी सो रही है और उसको परेशान भी नहीं करते क्योंकि मेडिसिन वगैरह ली हुई थी, इसलिए ये फिर खुद ही जाते हैं कि भाई इतनी रात को कौन आया भला। जब ये दरवाजे पर देखते हैं तो वो पाते हैं कि कोई संत जैसे कोई शख्सियत थी, वो खड़े थे दरवाजे पर और वो कह रहे थे कि बेटा कुछ खाने को है। अब जब ये बात सुनते हैं राजेश तो पहले तो हंसते हैं फिर रोते हैं। बाबा उनको देखकर कहते हैं कि बेटा क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि बाबा आज खाने की बात आप कह रहे हो, हमें 3 वक्त की रोटी नसीब हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। हंस मैं इसलिए रहा हूँ कि क्या दिन आ गए हैं और रो इसलिए रहा हूँ कि क्या दिन आ गए हैं कि मैं एक संत हमारे घर में साक्षात आए, मैं उनको कुछ दे नहीं पा रहा। लेकिन रुकिए, एक पल रुकिए, मैं देखता हूँ शायद कुछ मिल जाए। मैं आपको खाली हाथ नहीं भेजूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। अब राजेश जाते हैं रसोई में, छानबीन करते हैं और उनको एक रोटी मिल जाती है, आधी, एक भी नहीं आधी रोटी, वो भी कुछ बासी लग रही थी। लेकिन फिर भी वो संत जी के पास जाते हैं और उनको माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि यही है जो मिला है। ये कह के फिर वो रोने लग पड़ते हैं। अब संत जी कहते हैं कि बेटा क्या समस्या है? तो फिर ये सारी समस्या बताते हैं। संत जी इनकी बाजू ऐसे पकड़ते हैं और कहते हैं कि बस तू चल, एक बात याद रखना, कुछ नहीं पूछेगा, कुछ नहीं कहेगा, चलता रहेगा जहां लेके जा रहा हूं, बस अगर कोई सवाल किया तो ताउम्र रोएगा। ये बात उन्होंने साफ तौर पर कही। इसके बाद राजेश कुछ कह ही नहीं सके, वो बस संत जी के पीछे पीछे, क्योंकि उन्होंने बाजू से पकड़ रखा था, वो चलते जा रहे थे। पता नहीं कितनी देर तक चलते रहे, उन्हें याद नहीं, और वो इस चीज को लेकर इतने हैरान कि रात ढलने का नाम नहीं ले रही। अब जैसा कि संत जी ने कहा था कि कुछ पूछेगा नहीं, कुछ कहेगा नहीं, तो उन्होंने उस चीज का आदर किया, उस बात का सम्मान रखा। कुछ वक्त बाद वो एक पहाड़ी की ओर पहुंचते हैं। अब उस इलाके में पहाड़ियां वगैरह तो है नहीं, वो हैरान हो जाते हैं कि इतनी देर चलता रहा और दिन भी नहीं निकल रहा। खैर, जब वो उस पहाड़ी में पहुंचते हैं तो वहां पर एक गुफा होती है और वो देखते हैं कि वहां पर कुछ साधु संत हवन कर रहे हैं।
ये संत इनको बाजू ऐसे नीचे की तरफ खींचते हैं और इशारा करते हैं बैठ जा। अब संत हवन करते जा रहे हैं, इनको भी आहुतियां देने के लिए कह रहे हैं, और ये सब कुछ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और एक पॉइंट पर आकर इनका सर चकराने लग पड़ता है और इनको जैसे बिल्कुल नींद की आगोश में आ जाते हैं। कुछ समय बाद इनकी जाग खुलती है तो ये अपने घर होते हैं। ये एकदम से उठ के देखते कि मैं अपने घर कैसे पहुंचा। फिर निराश हो जाते हैं कि अरे यार, ये तो सपना था, काश ऐसा कुछ सच हुआ होता और मेरी तकलीफें कम हो जाती। लेकिन एक बात ये नोट करते हैं, कुछ समय से इनकी जो पत्नी थी, जो चल फिर भी काफी मुश्किल से पा रही थी, तकरीबन सारे दिन खांसी होती थी उनको, छाती जाम रहती थी, आज वो सुबह सुबह उठ के अपना घर का काम कर रही हैं। ये उठ के कहते हैं कि तुम जल्दी उठ के, कहती हाँ आज मैं कुछ अच्छा महसूस कर रही हूँ, काफी ठीक महसूस कर रही हूँ। तो ये कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम तो तैयार हो गए, मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाता हूँ, आज चलना भी है चेक कराने, टेस्ट कराने। तो उनकी पत्नी कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो ये कहते हैं क्यों नहीं जाओगे? कहते मैं काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ। लेकिन ये बहसते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, कई बार अच्छा महसूस इंसान करता ही है, एक आधा दिन होता है, लेकिन हम चलते हैं। हालांकि इन्होंने अपने सपने के बारे में जिक्र कुछ नहीं किया, लेकिन लाख कहने के बावजूद भी इनकी पत्नी मानती नहीं है और इनको उनकी जिद के आगे झुकना पड़ता है और वो नहीं जाते। 2-4 दिन बीतते हैं, जो दवाई रेगुलर खा रहे थे वो खत्म हो रही थी, नई दवाई लेने भी नहीं जाते हैं। यूं ही देखते देखते महीना हो जाता है और उनकी पत्नी की हालत ठीक वैसी हो जाती है जैसी पहले थी, बिल्कुल ठीक। शायद वो सपना था या हकीकत, कुछ नहीं पता, लेकिन बाबा जी ने जो कहा था वो होने लग पड़ा। ना ही सिर्फ इनकी पत्नी की तबीयत ठीक हुई, बल्कि जो इनका काम था रुका हुआ था वो भी अब स्मूथली चलने लग पड़ा। महीने में वही 25-26 दिन का काम होने लग पड़ा। इनकी जो हुनर था उसकी तारीफ होने लग पड़ी और साथ के साथ ही कुछ समय बाद इनकी पत्नी ने कंसीव भी किया। आज इनकी अच्छी फैमिली है और ये अपनी गरीबी से निकल आए हैं, क्योंकि धीरे 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 करके इन्होंने कुछ अपने बिजनेस को, यानी कि मजदूरी से कुछ इन्होंने, जैसे ठेकेदारी होते हैं वहां पर गए, और आज एक तकरीबन मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी जी रहे हैं। एक दुआ की गई हो दिल से तो आदमी के कष्ट दूर हो ही जाते हैं, बशर्ते आपने कभी कोई बुरे कर्म ना किए हो, कभी किसी का दिल ना दुखाया हो अनजाने में, और उस पर अटूट विश्वास हो। आप में से कई लोग कह रहे होंगे भाई ये कौन सा कोई हॉरर इंसिडेंट है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन है तो सही ऐसा जो कईयों को शिक्षा दे सकता है। जरूरी नहीं होता कि हर एपिसोड में हॉरर इंसिडेंट ही हो। वैसे भी मेरे दिमाग में कोई और चल रहा था, कुछ आर्मी मैन का था, लेकिन जब ये मैंने किस्सा सुनाया पहले वाला तो फिर अचानक से रिश्तों को लेकर भी ट्रिगर हुआ कि देखो उस पति को अपनी पत्नी की कितनी चिंता थी, उसी चिंता में वो रोया और परमात्मा ने कैसे उसको सपने के अंदर ही पता नहीं कैसे किया, ठीक कर दिया। सो उम्मीद करता हूँ कि आज के जो एपिसोड से कुछ लाइट थे, मतलब हार्डकोर हॉरर नहीं थे लेकिन इमोशनल जरूर थे। तो क्या विचार रखते हैं आप इन इंसिडेंट्स के बारे में, जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आज के एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।